हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है अगेन वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास बेस्ड है द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल पे, जो कि लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस में खड़े होने से डिस्क्वालीफाई होने पे। कोर्ट का ये फैसला है अमेरिका की कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ। देखो, ये ट्रांसलेट करना, मीनिंग निकालना, ये तो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक है इंग्लिश में। लेकिन बेसिक से ऊपर लाने की आपको कोशिश करते हैं। साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं इसी क्विज़ पे, जो बेस्ड होंगे, क्लास पे बेस्ड होंगे। और नीचे आपको इस क्विज़ में मिलेंगे वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस। जो वोकैब मैं आपसे शेयर करूंगा और जो ग्रामर रूल्स आपसे डिस्कस करूंगा उसी पे बेस्ड है। पूरे मन से क्लास को लो, और ये 13 जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको 10, 12, 13 मार्क्स मिले, आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस क्विज से निपटा जाएगा क्लास के लास्ट में ही। अभी क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, डिबारिंग डोनाल्ड। क्या होता है भाई डिबार करना? देखिए, बार का मतलब होता है किसी को रोकना या बैन लगाना, ठीक है? तो फिर डिबार करना क्या होता है? कुछ डिबार भी बार का ही सिनोनिम है। डिबार वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है डिस्क्वालीफाई करना। किसी एक्टिविटी के अंदर अगर आपको इन्वॉल्व होने से बार कर दिया जाए कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, आप ऑफिस में नहीं आएंगे, आप जो है चुनाव में नहीं खड़े होंगे, तो उस बार करने की एक्शन को या इवेंट को अपने बोलते हैं डिबार करना। समझे मेरी बात को? बार और डिबार एक ही बात है, लेकिन डिबार यूज़ किया जाता है किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए किसी एक्टिविटी से। कह रहे जी डिबार कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को। कहाँ से डिबार किया है, किसने डिबार किया है? कह रहे द यूएस सीम्स सेट फॉर अ बिटर पोलराइजेशन इन इलेक्शन ईयर। कह रहे जो यूएस है, अमेरिका है, जिसके आगे द भी लगाया जाता है क्योंकि ये एक प्लूरलाइज्ड कंट्री का नाम है। मतलब इसके नाम में पीछे एस आ रहा है ना, स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स, तो इसके आगे द लगेगा। कह रहे जी ये खास नाम वाला जो अमेरिका है द के साथ, ये सीम होता है, दिखाई देता है कि ये सेट है, ये तैयार है। और किस चीज़ के लिए भाई? फोर लगा के बता रहा है। एक बिटर पोलराइजेशन के लिए। बिटर यानी कड़वा, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। आधे लोग इस तरफ, आधे लोग इस तरफ, दोनों जानी दुश्मन, ठीक है? तो यूएस भी तैयार दिखता है कि यहाँ भी एक बहुत कड़वा पोलराइजेशन होने वाला है, और होगा ये इलेक्शन के ईयर में, 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस साल में। अमेरिका यूएस आपका सब्जेक्ट है, सीम्स इसकी वर्ब है, सेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, सीम्स वर्ब जो है लिंक वर्ब, उसके बाद में इस्तेमाल किया गया इसको स्टेटिव वर्ब के। फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। जब दो तीन अलग ध्रुव बन जाएं, है ना, पोल्स बन जाएं, यानी आप, मैं आम आदमी पार्टी वाला, आप कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाला, वो बसपा वाला, और सब एक दूसरे से लड़ने लगें, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। बिटर आप जानते हैं एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कड़वा, रिसेंटफुल। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास, एक्रीमोनियस और रैनकरस। एक्रीमोनियस मैंने लिखा नहीं है, ऐड कर देता हूँ, एक्रीमोनियस, ठीक है? ये हैंडमेड नोट्स हैं सारे के सारे, टाइप किए जाते हैं रात में, ताकि सुबह की क्लास में आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आर्टिकल की ये सारी वोकैब देख लेते हैं। ये बिटर, ये पोलराइजेशन, ये बार, डिबार, ताकि इसको आप स्मूथली पढ़ सकें। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं। शुरू करेंगे रिबेलियन से। आप चाहें तो इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ग्रुप का नाम आपको बताया गया है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको पूरी शीट एक पेज पे चाहिए। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ। देखिए, रिबेलियन का मतलब होता है जी विद्रोह, रिवोल्ट, बगावत। पुतिन इज फेसिंग अ रिबेलियन फ्रॉम हिज ऑन प्राइवेट आर्मी।
पुतिन एक बगावत को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं अपनी खुद की ही प्राइवेट आर्मी से। क्या नाम था उसका? वैगनर ग्रुप, है ना। तो ये रिबेलियन समझ गए होंगे आप। बगावत के लिए ये सारे सिनोनिम्स हैं। रिबेलियन बोल दो, रेवोल्यूशन बोल दो, इंसर्जेंसी बोल दो, म्यूटनी बोल दो या इंसरेक्शन बोल दो। थोड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं लेकिन ठीक है। अगला वर्ड है प्रॉड करना। मीनिंग समझो इसका। प्रॉड का मतलब होता है जी किसी को मोटिवेट या पुश करना किसी काम को करने के लिए। ये वर्ड बना है लकड़ी से, जो लकड़हारे के हाथ में होती है। लकड़हारा क्यों बोल रहा हूँ मैं? शेफर्ड, जो वो नहीं होता बकरियां भेड़ चराने वाला, उसके हाथ में एक लकड़ी रहती है ना, तो भेड़ों को बकरियों को जो है सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है वो। तो वो लकड़ी को प्रौढ़ कहते हैं और उस लकड़ी से किसी को डायरेक्शन दिखाने को भी प्रौढ़ कहते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी में अगर आपको कोई डायरेक्शन दिखाए, आपको बताए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो वो इंसान भी आपको मोटिवेट पुश या प्रौढ़ कर रहा है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैज़ प्रोडेड द पॉलिसी मेकर्स कर लेना यहाँ पे, है ना, इनटू मेकिंग हार्शर लॉस। बढ़ती हुई क्राइम की जो रेट है औरतों के खिलाफ, उसने मोटिवेट या प्रोड किया है पॉलिसी मेकर्स को, कानून निर्माताओं को, हमारे बाबूज, ऑफिसर्स और नेताओं को, कि वो हार्श लॉज बनाएं और ज़्यादा कड़े कानून बनाएं। प्रोड को गॉड करना, नज करना, पुश करना भी बोलते हैं। इसके लिए एक बहुत प्यारी फ्रेजल वर्ब है, एग ऑन करना। किसी को उकसाना कि तू ऐसा कर वैसा कर, मोटिवेट करना, है ना, एग ऑन करना। चलिए नई फ्रेजल वर्ब है आपके लिए। अगला वर्ड है अपना आयरॉनिक। सब लोग इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे। आयरॉनिक का मतलब होता है जी उपहास भरा, सरकाजम भरा, जिसमें कुछ तंज हो, कुछ कटाक्ष हो, सरकास्टिक चीज़ को बोलते हैं आयरॉनिक। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरॉनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के मालिकों ने एक बहुत ही आयरॉनिक सा डिसीजन, सरकास्टिक सा डिसीजन लिया है अपनी खुद के ही स्टेक को या होल्डिंग को बेच देने का। कंपनी का मालिक अगर कंपनी बेच रहा हो तो समझ लो उस कंपनी का स्टॉक खरीदना, उस कंपनी का माल खरीदना खतरे से खाली नहीं है। मालिक खुद भाग रहा है ना बेच करके। पैराडॉक्सिकल बोलते हैं आयरॉनिक को, सेटारिकल बोलते हैं, कॉमिकल बोलते हैं। आज आप आयरॉनिक वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, शायद आयरॉनी इसकी नाउन फॉर्म को आर्टिकल में देखेंगे। अगला नाउन फॉर्म समझ रहे हो? आयरॉनिकल मतलब उपहास भरा, आयरॉनी मतलब उपहास, कटाक्ष या सरकाजम। अगला वर्ड अपने पास इन इलेक्टेबल। शायद ये वर्ड आपको नहीं आता होगा। अब देखो इसका कॉमन सा सिनोनिम है, ये सबको आता है, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इनएविटेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके, जो होना ही वाला है। डेथ इज़ इनएविटेबल, मौत सबकी होने ही वाली है, कभी ना कभी सबको जाना ही है। तो ऐसी चीज़ें जिनसे बचा नहीं जा सकता, जो होंगी ही होंगी, वो इनएविटेबल हैं। और इनइल्यूडेबल या इनइलेक्टेबल भी आप इसको बोल सकते हैं, अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो ये वर्ड वैसे तो आर्टिकल में नहीं आया, लेकिन इनइलेक्टेबल आपको पता हो। द रशिया यूजेज न्यूक्लियर वेपन्स। इफ रशिया यूजेज न्यूक्लियर वेपन्स ओवर यूक्रेन, अ न्यूक्लियर वॉर विल बी इलेक्टेबल। अगर रशिया इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन के ऊपर, तो एक न्यूक्लियर वॉर जो है अनअवॉइडेबल, इनइलेक्टेबल या इनएविटेबल होगी। मतलब वो वॉर फिर होनी ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लास्ट वर्ड अपना आज के पास, अपने पास सेकंड लास्ट है, स्टेडफास्ट। देखो इसको याद रखना हो तो फास्ट वर्ड के मतलब कई होते हैं, उनमें से एक मीनिंग होता है मजबूत। जैसे आपने सुना होगा ये वो मेरा फास्ट फ्रेंड है, यानी मेरा सबसे मजबूत दोस्त है। फास्ट फ्रेंड यानी मजबूत दोस्त, है ना। तो फास्ट के कई मीनिंग्स में से एक मीनिंग याद रखना, मजबूत। और अगर स्टेड को आप याद रखें तो ये होता है स्टेडी वर्ड से बना हुआ। स्टेडी मतलब एकदम तैयार, बैलेंस में, समझ रहे हो, लगातार होने वाली कोई चीज़ बिल्कुल बैलेंस में एकदम तैयार तरीके से होती है, तो उसको बोलते हैं स्टडी। अगर आप स्टेड फास्ट हैं तो आप बहुत स्टडी तरीके से, मजबूत तरीके से, बैलेंस तरीके से किसी काम को कर रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज़ पे अटके हुए हैं और उसी पे स्टडी हो चुके हैं। आपने धुन पकड़ ली है उस चीज़ की। अगर मैं थोड़ा आम भाषा में बोलूँ तो आप जिद्दी या ढीठ हो चुके हैं, स्टबन हो चुके हैं। द अक्यूज्ड किलर रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन हिज बिलीफ दैट ही हैड डन द राइट थिंग टू किल अ क्रिमिनल। जो ये आरोपी कातिल था, ये जिद्दी बना रहा, स्टेडफास्ट बना रहा, ढीठ बना रहा अपने इस यकीन में, बिलीफ में, विश्वास में कि उसने सही काम किया था एक अपराधी की जान लेकर के। उसका यही कहना था भी मैंने मारा है और मैंने सही किया है, मतलब इस बात पे वो स्टेडफास्ट था। अनयील्डिंग, अनफ्लिंचिंग, स्टॉन्च भी बोलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, स्टॉन्च, है ना, स्टॉन्च सब ढीठ के, जिद्दी के सिनोनिम है। आज आप इसकी स्टबननेस या स्टेडफास्टनेस नाउन फॉर्म को आर्टिकल में देखेंगे। ढीठ पुणे को बोला जाता है स्टबननेस। भाई स्टबन तो एडजेक्टिव हो गया, ढीठ, स्टबननेस एक नाउन हो गया। लास्ट वर्ड है अपने पास जंक्चर। ये वर्ड बना है जंक्शन से।
जंक्शन क्या होता है आपको पता है? रेलवे जंक्शन आपने सुना होगा ना। जंक्शन वो वाला रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे मल्टीपल रेलवे स्टेशन जो हैं छोटे वाले, उनकी ट्रेन होकर के गुजरती हैं। उस जंक्शन पे आकर के ही ट्रेन जो है छोटे स्टेशन की तरफ मुड़ती हैं। तो जंक्शन एक बड़े शहर को बोला जा सकता है, बड़े शहर के रेलवे स्टेशन को बोला जा सकता है, वहीं से ये वर्ड बना जंक्शन। ऐसा मोड़ या ऐसा पॉइंट जहाँ पे कई सारी सिचुएशंस आकर के मिलती हैं और सब डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे आपने क्या किया। अ टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, बहुत ही गंभीर दोराहे, तिराहे या चौराहे को बोलते हैं जंक्शन। समझ गए? जैसे आपकी लाइफ का क्रिटिकल जंक्शन होगा जब आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं 11th में, वो। फिर आपकी लाइफ का क्रिटिकल जंक्शन होगा 12वीं के बाद आप किस कोर्स में, डिप्लोमा में, किस डिग्री में जाते हैं, है ना। तो ये जंक्शन है, टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्रॉस रोड्स हैं। देखो एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझ में इंटरेस्ट है पढ़ाने का और सिखाने का चीज़ों को लॉजिक के साथ। सीधे सीधे भी मीनिंग निकल जाता डिक्शनरी से, लेकिन अब याद रहेगा। द बैटल हैज़ रीच्ड अ क्रूशियल जंक्शन। ये जंग जो है पहुंच चुकी है एक बहुत ही गंभीर दोराहे पे, चौराहे पे या जंक्शन पे। चलिए आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें। समरी आज कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया 2024 में चुनाव आपको नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? बोले आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हो, आपने देश के अंदर एक रिबेलियन करवाने की कोशिश की। जब इलेक्शन आप हार गए थे 2020 में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी से हटने से मना कर दिया था और अपने सपोर्टर्स को बोला था कि तुम दंगा फसाद करो। तो वो दंगे फसाद का भूत इनके पीछे आज भी पड़ा है और कोर्ट ने बोला है कि अब इस वजह से ऐसे देशद्रोही को हम इलेक्शन में खड़ा होने नहीं देंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बात तो ठीक है कोर्ट की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट बहुत है अमेरिका में और जो बाइडन से लोग हो चुके हैं परेशान। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आपने डिबार किया है तो यूएस की राजनीति में बड़ी उथल पुथल आप देखेंगे, बिटर पोलराइजेशन होगा, लोग एक दूसरे को मारने काटने पे दौड़ेंगे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के नाम पे। तो वहाँ पे काम तो सही हुआ है लेकिन सही गलत वक्त पे हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ही इमोशंस एक्साइट करने वाली फिगर है लोगों के अंदर। आज की टोन एनालाइज करके बता रहा है पूरी इश्यू को। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज़ बार्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस अगेन इन 2024। सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है, जो बेस्ड है कोलोराडो में, ठीक है, कह रहे जी इस कोर्ट ने बार कर दिया है। अभी बताया था बार करना डिबार करना एक ही बात है। डिबार की जगह बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे बार यूज़ हो रहा है वहाँ पे हर जगह डिबार यूज़ नहीं होगा। समझ आए? जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको बार किया गया कि आप देश छोड़ के नहीं जाओगे, तो फिर आपको डिबार नहीं किया गया, डिबार में आप डिस्क्वालीफाइड होते हो। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बार या डिबार कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। और किस चीज़ से? फ्रॉम लगा के बताएगा। फ्रॉम लगा के ये कह रहा है कि रन करने से ऑफिस के लिए। देखिए रन फॉर ऑफिस का मतलब होता है इलेक्शन में खड़ा होना, किसी पद के लिए इलेक्शन में खड़ा होना। तो इनको रोका गया है कि आप ऑफिस के पद के लिए, प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए रन नहीं करेंगे। फिर एक बार अगेन 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अच्छा क्यों किया भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वॉलेटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लोज। इन ग्राउंड्स पे, इन आधारों पे कि उस आदमी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉयलेट किया है, ब्रीच या उल्लंघन किया है एक संवैधानिक नियम का। अब ये संवैधानिक नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लोज क्या है? क्लोज मतलब नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक। ये नियम रिलेटेड टू है, जुड़ा हुआ है इंगेजिंग इन इंसरेक्शन और रिबेलियन। इंगेज करना या किसी चीज़ में लग जाना, इन्वॉल्व हो जाना, और वो चीज़ थी एक रिबेलियन और इंसरेक्शन या फिर एक विद्रोह या बगावत। आई बात समझ में? रिबेलियन, इंसरेक्शन, म्यूटनी, रिवॉल्ट, इंसर्जेंसी सब एक दूसरे के सिनोनिम है ना। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ने देश में बगावत करने की कोशिश की थी और हमारा संविधान कहता है कि बगावती देशद्रोही को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता, तो हम इसको बार करते हैं, इस पर बैन लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज़ बार्ड इसकी वर्ब है। बार करना, बैन लगाना, डिबार करना, जो भी वर्ड आप इन चारों में से यूज़ करना चाहें, रिफेन करना, डिटर करना भी बोलते हैं इनको। याद रखेंगे जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें, जिस एक्टिविटी से बार किया गया है, आप फ्रॉम लगा के बताएंगे। बार टू डू समथिंग नहीं होगा, बार फ्रॉम डूइंग समथिंग। आई बात समझ में? करे द कोर्ट फाउंड इन अ 4-3 स्प्लिट डिसीजन दैट मिस्टर ट्रंप वाज नॉट एलिजिबल टू बी ऑन द इलेक्शन बैलेट नेक्स्ट ईयर। कह रहे कोर्ट ने पाया, फाउंड किया 4-3 के स्प्लिट डिसीजन में। स्प्लिट डिसीजन क्या होता है भाई? 7 आदमी थे, 7 में से 3 ने बोल दिया हाँ, 3 ने बोल दिया ना, और बाद में लास्ट में एक आदमी बचा, उसके वोट के ऊपर पूरा फैसला लिया जाएगा। कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं है इसमें,
तीन तीन एक तरफ हो गए और एक आदमी जो है उसका फैसला लास्ट मानेंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिट डिसीजन। पूरा जो है मामला आधा आधा बटा हुआ था। तो कह रहे एक बहुत ही ट्रिकी से स्प्लिट डिसीजन में 4-3 के मिस्टर ट्रंप जो है, कोर्ट ने ऐसा पाया कि मिस्टर ट्रंप जो है एलिजिबल नहीं था, वो इस बात के लिए लायक ही नहीं था कि वो हो सके इलेक्शन बैलेट पे। बैलेट का मतलब होता है सूची या लिस्ट, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। चुनावों की लिस्ट में उसका नाम हो ही नहीं सकता। और कब? नेक्स्ट ईयर। और कहाँ? कोलोराडो में। और किस चीज़ के लिए? फॉर द रोल, उस रोल के लिए, उस भूमिका के लिए, उस कैरेक्टर के लिए दैट ही प्लेड इन एगिंग ऑन प्रोटेस्टर्स ऑन जनवरी 6, 2021। वो रोल जो उसने प्ले किया था, वो भूमिका जो उसने अदा की थी, एग ऑन करने में, प्रोड करने में, मोटिवेट करने में प्रोटेस्टर्स को, देने वालों को, एजिटेशन करने वालों को, जनवरी 6, 2021 पे। अब कह रहे हैं ये कौन है जी ये लोग? कह रहे हैं ये वही प्रोटेस्टर्स हैं, कॉमा लगा के बता रहे हैं, अ सेक्शन ऑफ हुम देन वेंट ऑन टू अटैक द बिल्डिंग्स ऑफ यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन। ये वही प्रोटेस्टर्स थे जिनका एक हिस्सा, एक सेक्शन, इनका एक छोटा सा पार्ट वेंट ऑन कर गया या इतना आगे बढ़ गया। वेंट ऑन टू डू समथिंग यानी किसी काम को करते हुए आगे बढ़ जाना। तो इनका एक हिस्सा इतना आगे बढ़ गया कि इसने अटैक ही कर दिया बिल्डिंग्स को, यूएस की संसद की, कैपिटल की, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। समझ गए? ये कैपिटल जो है ना, TO लगा हुआ है, वैसे बोला नहीं जाता कैपिटल, लेकिन कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन TOL लिखते हैं। इसका मतलब होता है बिल्डिंग जहाँ पे संसद बैठती है, किसी कंट्री की पार्लियामेंट बैठती है। ठीक है, लंबा सेंटेंस है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। कोर्ट ने पाया कि ये आदमी लायक ही नहीं है चुनाव में खड़ा होने के अगले साल, क्योंकि इसने एक ऐसा रोल अदा किया है जो था जनवरी 6 को लोगों को भड़काने या उकसाने का, एग ऑन करने का। और ये वही लोग थे जिनमें से कुछ सिरफिरे इतना आगे बढ़ गए कि भड़क उकसा करके वो यूएस की कैपिटल बिल्डिंग पे ही हमला करके संसद पे उन्होंने अटैक किया। कोर्ट की वर्ब है फाउंड, ट्रम्प की वर्ब है वाज, ही की वर्ब है प्लेड, सेक्शन की वर्ब है वेंट ऑन। वेंट ऑन टू डू समथिंग, किसी काम को करते हुए आगे बढ़ जाना, है ना। शुरू कुछ और किया था और बढ़ के कहीं और, वेंट ऑन टू डू समथिंग। एग ऑन करना, प्रोड करना, मोटिवेट करना, है ना, किसी को कहना, बार बार किसी काम को करने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित करना, स्टिमुलेट करना। चलिए अब देखो, ये बैलेट, रोल वोल तो सब बता दिया आपको मैंने। एक वर्ड बनता है, वन वर्ड, वोट देने के राइट के लिए, मतदान के अधिकार के लिए। कितने बच्चों को आता है भाई? चलो, कितने बच्चों को आता है डालना कमेंट्स में। सही होगा तो भी बताऊंगा, गलत होगा तो भी बताऊंगा इन द कमेंट सेक्शन। सबको आना चाहिए, बहुत बार बता चुके हैं, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ो। कह रहा द रूलिंग सेट्स अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंट्रीज 14th अमेंडमेंट टू स्ट्राइक अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द बैलेट। कह रहे जो रूलिंग है, रूलिंग क्या होती है? कोर्ट का फैसला, डिसीजन। कह रहे जो रूलिंग है, वर्डिक्ट है कोर्ट का, ये सेट करता है, तैयार करता है एक ऐतिहासिक मिसाल को, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट यानी मिसाल, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक। और किसके लिए? सेक्शन 3 के इस्तेमाल के लिए, कंट्री के 14वें संविधान संशोधन के, 14th अमेंडमेंट के। और ये क्यों लाया गया था? ये सेक्शन 3 लाया गया था या इस्तेमाल किया जाता है इसका, स्ट्राइक करने के लिए एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ऑफ द बैलेट। स्ट्राइक समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी लिस्ट से, किसी जगह से हटा देना। तो ये इस्तेमाल किया जाता है सेक्शन 3 को कि आप स्ट्राइक ऑफ कर दें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के किसी कैंडिडेट को बैलेट से, यानी कि उस लिस्ट से जिसमें सब लोग खड़े होते हैं, जिसमें सबका नाम होता है। और कह रहा है डैश लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए, इन दिस केस द मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन एंड सीन एज हाईली लाइकली टू विन द इलेक्शन। कह रहे जी इस केस में ये जो काम हुआ है, ये हुआ है सबसे पॉपुलर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से पॉपुलर है। मतलब इनके बाद सेकंड पॉपुलर आदमी जो है उसको आधी जनता भी नहीं जानती होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी है अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। और जो हाईली लाइकली देखा जाता है, सीन होता है, हाईली लाइकली है वो कि 2024 का चुनाव भी वो जीतेगा, अगर वो खड़ा हुआ तो जीतेगा। रूलिंग सब्जेक्ट है, सेट्स इसकी वर्ब है, प्रेसिडेंट मिसाल, मिसाल को पैराडाइम, एग्जाम्पलर, पैरागॉन, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। स्ट्राइक समवन ऑफ समथिंग, किसी को कहीं से हटा देना। तो इनको इस लिस्ट से, इस बैलेट से हटा दिया गया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। कह रहा जी अंडर द सेक्शन द इंसरेक्शन क्लोज, एनी पर्सन engaging in insurrection or rebellion against the US Constitution shall not be permitted to run for of public office including Congress। कह रहे जो सेक्शन नंबर 3 है, ये वाला,
कह रहा है जी जिसको बोलते हैं इंसरेक्शन क्लोज या बगावत का नियम, इस सेक्शन का नाम है। कह रहा है इसके अंडर में कोई भी बंदा जो इंगेज करे, जो इस काम में इन्वॉल्व हो, और वो काम है इंसरेक्शन का या बगावत का या फिर रिबेलियन का, विद्रोह का, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, अमेरिका के संविधान के सामने, ऐसा आदमी जो कुछ ऐसा काम कर जाए उसको परमिट नहीं किया जाएगा, उसको इजाज़त ही नहीं होगी कि वो रन करे किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए। रन करना यानी दौड़ का हिस्सा होना, इलेक्शन में खड़े होना, इंटरव्यू में जाना, जहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर अगर आप आ गए तो आप उस प्रोसेस में रन कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी ऐसा रन नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, एक सरकारी पद के लिए, जिसमें शामिल है कांग्रेस का पद यानी कि एमपी का पद। वहाँ पे एमपी, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका में, समझ गए? फिर सुन लो, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं है वहाँ। तो कांग्रेस में अगर आप रन कर रहे हैं तो मतलब वहाँ की पार्लियामेंट के लिए रन कर रहे हैं, एमपी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे किसी भी आदमी को ना एमपी बनने दिया जाएगा, ना कोई सरकारी पद दिया जाएगा, ना मिलिट्री भी दिया जाएगा उसको, मिलिट्री में भी नहीं जाना उसको कहीं, और किसी फेडरल स्टेट ऑफिस में भी नहीं जाना, किसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दफ्तर में भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। पर्सन की वर्ब है शेल नॉट बी परमिटेड। पैसिव वॉइस लगा गया है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। कह रहे द 14th अमेंडमेंट which was ratified in 1868 was established in part to disallow former confederates from entering Congress and grabbing power from a government। कह रहे जो 14th अमेंडमेंट है जिसकी हमने बात की है, सारा जो इसमें बताया गया, कह रहे जिसको रेटिफाई किया गया था 1868 में, 150 साल पहले। समझे मेरी बात को? रेटिफाई करना यानी किसी चीज़ को पार्लियामेंट में अप्रूव करना, कानून बनता है फिर अप्रूव होता है। कह रहे ये जो कन्फर्म हुई थी, अप्लाई हुई थी 14 अमेंडमेंट 1868 में, कह रहे इसको इस्टेब्लिश किया गया था आंशिक तौर पे, इस संविधान संशोधन को लाया गया था इन पार्ट या आंशिक तौर पे, कि डिसअलाउ किया जाए या बैन किया जाए फॉर्मर कन्फेडरेट्स को। कन्फेडरेट्स कौन है? देखो इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ऐसा समझ लो ये वो दकियानूसी लोग थे, कंजर्वेटिव सदर्न अमेरिकन थे, जो स्लेवरी के पक्ष में थे, जिनको लगता था कि काले लोगों को स्लेव्स होना चाहिए। इन्होंने कन्फेडरेशन बनाई हुई थी अपनी, बाद में एक केस हार गए, अमेरिका में स्लेवरी बंद भी हो गई। तो इन फॉर्मर कन्फेडरेट्स को जो चाहते थे स्लेवरी वेवरी चलती रहे, है ना, सिविल वॉर के अंदर ये बहुत एक्टिव थे, इन लोगों को रोकने के लिए किया गया था कि ये कभी एंटर ना करें कांग्रेस में, पार्लियामेंट में ना घुसे अमेरिका की, और दूसरा एंड ग्रैब पावर ना करें, छीन ना लें पावर को एक सरकार से। और कौन सी सरकार? दैट दे हैड प्रीवियसली फॉट, जिस सरकार से ही वो लड़ाई करते थे, जिस सरकार के खिलाफ जाकर के ही वो स्लेवरी की वकालत करते थे, ऐसा समझ लो। 14th अमेंडमेंट सब्जेक्ट है, वॉज इस्टेब्लिश इसकी वर्ब है, अमेंडमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। वॉज इस्टेब्लिश यहाँ पे ऑफकोर्स पैसिव में लिखी गई वर्ब है, विच आया अमेंडमेंट के लिए, वर्ब है इसकी वॉज रेटिफाइड, अगेन पैसिव में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। विच का एंटीसीडेंट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। रेटिफाई करना, अप्रूव करना इन द पार्लियामेंट। ग्रैब करना यानी हथिया लेना, छीन लेना पावर को। ग्रैब करना, ग्रैब पावर यानी कैप्चर कर लेना पावर को। और कुछ देखने वाला है नहीं। इन पार्ट का मतलब होता है आंशिक तौर पे, पार्टली और सम डिग्री। तो इन लोगों को रोकने के लिए अमेंडमेंट लगाई गई थी जो अब उल्टी पड़ गई डोनाल्ड ट्रंप पे। कह रहा इट इज़ आयरॉनिक दैट अ सिमिलर पोस्ट सिविल वॉर लॉजिक माइट अप्लाई टू मिस्टर ट्रंप नाउ। कह रहा बड़ी हंसी की बात है, उपहास की बात है, आयरॉनी की बात है कि इसी प्रकार का एक सिविल वॉर जो लॉजिक है वो अप्लाई हो गया है मिस्टर ट्रंप पे आज, नाउ 150 साल बाद। और क्यों? फॉर इज रोल इन सीकिंग टू ब्लॉक द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट जो बाइडन ऑन अनप्रूवन एलिगेशंस ऑफ इलेक्शन फ्रॉड लिंक टू बैलेट वोटिंग। कह रहा है ये सारा काम इन्होंने किया था, जो ये किया था इनके रोल के लिए, इनकी उस भूमिका के लिए जिसमें कोशिश कर रहे थे, सीख कर रहे थे कि कैसे भी ये ब्लॉक कर दें या रोक दें शांति से सत्ता के हस्तांतरण को, ट्रांसफर ऑफ पावर को। और ये पावर किसको ट्रांसफ़र करनी थी? प्रेसिडेंट इनकम्बेंट को। ऐसा प्रेसिडेंशियल आदमी जो आज प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा है, आज इनकम्बेंट है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बाइडन को। और ये सारा काम डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे थे? क्यों शांति से अपनी कुर्सी देना नहीं चाहते थे? ऐसे अनप्रूवन एलिगेशंस की वजह से, ऐसे प्रूव ना हो सकने वाले आरोपों की वजह से जो था इलेक्शन में फ्रॉड का, और जो जुड़ा हुआ था बैलेट वोटिंग से। सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लंबा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके स्ट्रक्चर को देख लेना। बड़ा ही उपहास वाली बात है कि इसी प्रकार का पोस्ट सिविल वॉर लॉजिक जो है अप्लाई हो गया मिस्टर ट्रंप पे।
भाई सिविल वॉर से पहले ही बना था ये, सिविल वॉर के बिल्कुल बाद ये बना था, है ना, 1868 में ये वाला लॉ। अब वो लॉ जो है 150 साल बाद ट्रंप पे लग गया। ये बड़ी हंसी की बात है। कह रहा और ये लगा है इस आदमी के रोल के लिए जिसमें कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके कुर्सी पे कब्जा कर लूँ, पीसफुल ट्रांसफ़र ना होने दूँ पावर का। और ये पावर किसको जानी थी? प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट को, आज की डेट में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को, जो बाइडन को। उस वक्त ये प्रेसिडेंट बने थे, आज इनकम्बेंट है। और ये करना चाहता था ट्रंप, किस वजह से? ये वजह थी अनप्रूवन एलिगेशंस, ऐसे आरोप ट्रंप के जो आज भी अनप्रूवन है कि इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुआ है, और ये हुआ है बैलेट वोटिंग की वजह से। बैलेट वोटिंग का मतलब होता है आप जा करके ना बल्कि अपने घर से ही वोट करें, घर से एक चिट्ठी पे वोट लिख दें, अपना नाम लिख दें जिस पार्टी को आपको देना है, और उसको लेटर से भेज दें। तो कोविड में बैलेट वोटिंग खूब हुई है अमेरिका में, और ट्रंप का कहना है कि इसमें बड़ी धांधली हुई है जिसकी वजह से मुझे हराया गया है। इट की वर्ब है इज, आयरॉनिक आप समझ चुके हैं। लॉजिक की वर्ब है माइट अप्लाई। सीक के बाद में सीधे नाउन को यूज़ किया जाता है। सीक अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन फिर भी टू लगा हुआ है। भाई सीक वर्ब अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, लेकिन फिर भी टू लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है ही नहीं। टू ब्लॉक तो एक इन्फिनेटिव है। तो ये टू जो है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई हमने। टू कब प्रेपोजिशन होता है, कब टू इन्फिनेटिव का पार्ट होता है, इसको आपको पहचानना आना चाहिए। टू ब्लॉक यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, टू यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इस ब्लॉक इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ है ना। फर्क करना सीखो इन दोनों में। करेजी द कोलोराडो रूलिंग ओवरटर्न्ड एन अर्लियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्डिक्ट दैट डिक्लाइंड टू ब्लॉक मिस्टर ट्रंप फ्रॉम कंटेस्टिंग ऑन द ग्राउंड्स। करे कोलोराडो का जो रूलिंग है, इसने ओवरटर्न कर दिया, लुढ़का दिया, उल्टा कर दिया, औंधा कर दिया पहले आने वाली एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट को या फैसले को, छोटी कोर्ट के फैसले को, जिस कोर्ट ने मना ही कर दिया था कि वो ब्लॉक कर ही नहीं सकती मिस्टर ट्रंप को कॉन्टेस्ट करने से या लड़ने से, इस ग्राउंड्स पे, इस आधार पे, दैट, वो आधार ये है दैट, कि इट वाज अनक्लियर वेदर द 14th अमेंडमेंट कवर द प्रेसिडेंसी, कि ये चीज़ ये अनक्लियर है कि हाँ या ना 14वां जो अमेंडमेंट है, सेक्शन 3 जो है, वो कवर करता है या नहीं करता है प्रेसिडेंट की कुर्सी को। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी यही बोला था कि ट्रंप ने बगावत तो की है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान तो किया है, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि 14वां अमेंडमेंट जो है उसमें प्रेसिडेंट की कुर्सी का नाम नहीं है। तो ट्रंप सरकारी अधिकारी नहीं बन सकता, कर्मचारी नहीं बन सकता, बैंक में क्लर्क नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन प्रेसिडेंट जरूर बन सकता है, क्योंकि हमने 14वें अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट का नाम जोड़ करके रखा नहीं था। तो इस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, औंधा कर दिया, कैंसिल कर दिया, अपेंड कर दिया। कोर्ट ने बोला जी प्रेसिडेंसी इज इंक्लूडेड। आई बात समझ में? ओवरटर्न करना यानी पहले वाली किसी चीज़ को लुढ़का देना, औंधा कर देना, उसको चेंज कर देना। रूलिंग की वर्ब है ओवरटर्न्ड, दैट की वर्ब है डिक्लाइन, दैट आया वर्डिट के लिए, अमेंडमेंट की वर्ब है कवर्ड, इट की वर्ब है वॉस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनएविटेबल अपील दैट इज लीगल टीम विल लॉन्च विल सक्सीड, and regardless of whether his ability to compete in Colorado will impair his overall prospects next year, this ruling marks the bitter polarization of the US electorate around the controversial policy stance. लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट, कुछ भी बोल दो। कह रहा है जी बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, बिना इस चीज़ को कंसीडर किए, वेदर हाँ या ना, ये जो इनएविटेबल अपील है जो ट्रंप करेगा, जो इनएविटेबल है, जो होनी ही होनी है, इनएविटेबल मतलब जो होना ही है, अपील मतलब पुनर्विचार की याचिका। कह रहा है जो इस अपील को ट्रंप करने ही वाला है, कह रहा है जी इसको बिना रिगार्ड दिए, और ये वही अपील है जो उसकी लीगल टीम लॉन्च करेगी। कह रहा है जी रिगार्डलेस ऑफ वेदर दिस अपील विल सक्सीड, ये अपील जीते या ना जीते, ट्रंप का मामला बदले या ना बदले, और कह रहा है बिना इस चीज़ को भी तवज्जो दिए कि उस आदमी की जो इनेबिलिटी है, असक्षमता है कंपीट करने की कोलोराडो के चुनावों में, कोलोराडो से खड़े होते होंगे ट्रंप शायद, है ना, इनका जो है होम्स जो है कॉन्स्टिट्यूंसी होगी कोलोराडो। कह रहे वो इम्पेयर करेगा या नहीं करेगा, वो कमज़ोर बनाएगा नहीं बनाएगा उनके ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स को, कुल मिलाकर के उनकी संभावनाओं को प्रेसिडेंट बनने की अगले साल। कह रहे बिना तवज्जो दिए इन दोनों चीज़ों को। कह रहे ये जो रूलिंग है ना कोर्ट की, ये मार्क करती है, एक निशान बनती है, रेफर करती है बहुत ही कड़वे बिटर ध्रुवीकरण की तरफ जो होने वाला है यूएस के इलेक्टोरेट का, यूएस के वोटर्स का। इलेक्टोरेट कौन होते हैं? वोटर्स। और ये सारा कहाँ होगा ध्रुवीकरण? ये होगा अराउंड या चारों तरफ
कंट्रोवर्शियल पॉलिसी स्टांसेस के बहुत ही विवाद भरे पॉलिसी या नियमों की स्टांसेस पे। स्टांस होती है आपकी पोजीशन, भाई इस कानून को लेकर के मेरी ये पोजीशन है, इस मामले पे मेरी पोजीशन है। तो ट्रंप की पोजीशन हमेशा कंट्रोवर्शियल ही होती है, अजीब विवादों भरी होती है। और कह रहे वही स्टांसेस हैं जो मिस्टर ट्रंप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जिन स्टांसेस के ऊपर जिनको ट्रंप साहब जो है सबके सामने रखते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं ना। ये कोविड के दौरान याद होगा आपको, ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा देखो कि सबको सैनिटाइजर पिला दिया जाए तो कोविड मर जाए, है ना। इस तरह से वो कंट्रोवर्शियल बातें जब प्रेसिडेंट करता है तो लोगों को बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो कह रहा है जी अब चाहे ये अपील जीते या ना जीते ट्रंप, और चाहे ये कोलोराडो से खड़े हों, इलेक्शन में ना खड़े हों, जीत जाए या हार जाए, कुछ भी हो जाए, कह रहे एक चीज़ तो हमें पता लग गई, कोर्ट की इस रूलिंग के बाद में अब बड़ी कड़वाहट आने वाली है अमेरिकन वोटर्स के बीच में, एक दूसरे के लिए पोलराइजेशन होने वाला है। और ये पोलराइजेशन होगा ट्रंप की इन विवादास्पद पॉलिसियों को लेकर के जो ट्रंप ने 2-3-4 साल में पिछले दिखाई हैं। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, लंबा सेंटेंस था। अपील की वर्ब है विल सक्सीड, टीम की वर्ब है विल लॉन्च, इनेबिलिटी की वर्ब है विल इम्पेयर। इम्पेयर करना, कमज़ोर बनाना, डेबिलिटेट करना, क्रिपल या अपाहिज बनाना, ठीक है। इनेबिलिटी विल इम्पेयर। रूलिंग यानी फैसला, रूलिंग की वर्ब है मार्क्स। स्टांस यानी पोजीशन किसी मामले को लेकर के आपकी, और कुछ देखने वाला है नहीं। ट्रंप की वर्ब है रिप्रेजेंट्स। कह रहे जी ऑन द वन हैंड इट इज़ वेरी रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल प्रोप्राइटी that has led to the democracy threatening situation of a president who came close to refusing to demit office after an election loss। कह रहे जी एक तरफ तो ऑन द वन हैंड ये उनका रिजेक्शन ही है। वेरी मतलब देखो ये वो वेरी नहीं है एडवर्ब, ये एडजेक्टिव वेरी है, रिजेक्शन नाम के नाउन के पहले आया है। वेरी का एडजेक्टिव फॉर्म में मीनिंग होता है प्रिसाइज या एक्चुअल, या इसको बोलें वही। कह रहे जी एक तरफ तो ये उनका वही रिजेक्शन है, वही रिजेक्ट करने का काम है पॉलिटिकल प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी मतलब चीज़ों की सही होने की क्वालिटी, प्रॉपर होने की क्वालिटी। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो ये राजनीतिक तौर पे सही होना ही नहीं चाहते हैं, हमेशा ऐसी ही बात करेंगे जिससे कुछ कंट्रोवर्सी हो, राजनीतिक जो है भावनाएं भड़कें। कह रहे इनका ये रिजेक्शन ही है जो लीड टू कर चुका है डेमोक्रेसी थ्रेटनिंग सिचुएशन तक एक प्रेसिडेंट की, जो कि केम क्लोज टू हो गया, नज़दीक आ गया इतना, रिफ्यूज़ करने को, डेमिट करने को। रिफ्यूज़ टू डेमिट यानी डेमिट मतलब छोड़ देना, उतर जाना। तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उतरूंगा नहीं ऑफिस से, सरकारी पद से, और कब, एक इलेक्शन की लॉस के बाद। तो कहने का मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप को आदत है पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की, कुछ कंट्रोवर्शियल बात करने की। इसी वजह से ख़राब सिचुएशन अमेरिका में ऐसी हो गई कि प्रेसिडेंट ही बोलने लगा कि मैं तो कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, इलेक्शन हारा हूँ चाहे जीता हूँ। चलिए इट की वर्ब है इस, दैट की वर्ब है हैज़ लेड टू। दैट आया है पॉलिटिकल प्रॉपर्टी के लिए, रिजेक्शन के लिए, ठीक है। रिजेक्शन जो है वो लीड टू कर गया यहाँ तक। प्रेसिडेंट के लिए हुआ है, वर्ब आ गई केम, क्लोज टू, टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है। क्यों लगाई गई है आपको बताना है आज। डेमिट करना यानी उतर जाना किसी जगह से, किसी पद से, कुर्सी से छोड़ देना उसको, है ना। डेमिट ऑफिस यानी ऑफिस को त्याग देना। चलिए टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी है भाई, कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाऊंगा, पहले अपने आर्टिकल को पूरा करते हैं, 4-5 सेंटेंस रह गए, ठीक है। कह रहे जी व्हेन कंबाइंड with the hateful partisan demagoguery of previous Trump campaigns, this calculated stubbornness represents the political outlook of MAGA Republicans। कह रहे अगर कंबाइन कर दें, जोड़ दें इसको, और किसके साथ में, हेटफुल पार्टिसन डेमागोगरी के साथ में। हेटफुल मतलब नफरत भरी, पार्टिसन मतलब डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभाव भरी। डेमागोगरी का मतलब होता है लोगों को मिसलीड करने की क्वालिटी, लोगों को भड़काना, उकसाना, एग ऑन करना, मिसलीड करके उनसे दंगा करवाना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेमागोगरी। तोड़ेंगे इस ब्रेक करेंगे इस वर्ड को भी। कह रहा है जी अगर इसको जोड़ देना ट्रंप की इन क्वालिटीज़ को, प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंपेन्स की, कह रहा है अगर उसको जोड़ दें इनके कैलकुलेटेड स्टबर्ननेस के साथ। कैलकुलेटेड मतलब पहले से सोच समझ के की गई कैलकुलेशन के साथ, स्टबर्ननेस का मतलब होता है ढीठपना। कह रहा है फिर ये चीज़ जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगी पॉलिटिकल आउटलुक को, सियासी आउटलुक को। आउटलुक होता है आपका नज़रिया किसी चीज़ को लेकर के, और ये नज़रिया है मागा रिपब्लिकन्स का। ये मागा रिपब्लिकन्स कौन है, ये वो रिपब्लिकन्स हैं जो बोलते हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे ग्रेट कंट्री है और हमें बहुत कड़ी नीतियाँ अपनानी चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए। इनका मागा का फुल फॉर्म होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। अमेरिका को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है अमेरिका, मागा रिपब्लिकन्स। कह रहे हैं जी अ वर्ल्ड व्यू that has little in common with the values that mainstream conservatives and liberals hold dear।
कह रहा है जी ये पॉलिटिकल आउटलुक जो है मागा रिपब्लिकन्स का, ये एक ऐसी वर्ल्ड व्यू है, एक ऐसा नज़रिया है, वर्ल्ड व्यू यानी नज़रिया, जिसमें बहुत ही कम चीज़ें कॉमन में हैं, जो बहुत ही कम तरीके से सिमिलर है उन वैल्यूज़ के जिसको मुख्य धारा रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव्स होल्ड डियर करते हैं, अपने नज़दीक रखते हैं या जिसकी पालना करते हैं। व्हेन यू होल्ड समथिंग डियर, आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से मान करके उसको फॉलो करते हो, है ना। किसी चीज़ को होल्ड डियर करना, उसको सख्ती से उसके साथ लगे रहना, अप होल्ड करना, मेंटेन करना। और कुछ देखने वाला है, हाँ, डेमागोगरी। कैसे बना ये वर्ड भाई? देखिए अगोग जो है ना, अगोग, ये ग्रीक रूट है, ग्रीस लैंग्वेज का, है ना, ग्रीस की लैंग्वेज का। अगोग का मतलब होता है लीडर, और पेड का मतलब होता है बच्चा। तो पेडागोग कौन हो गया? अ लीडर ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का कोई लीडर नहीं होता, एक्चुअल में उनका एजुकेटर होता है। तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा आदमी जो बच्चों को पढ़ाए, प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के, नर्सरी के, प्ले ग्रुप के, उनको बोलते हैं पेडागोग। समझ पाए इस वर्ड को? अगोग यानी लीडर, लीडर, पेड मतलब बच्चा, तो बच्चों का लीडर यानी बच्चों का अध्यापक, पेडागोग। अब वैसे ही बना है डेमागोग। डेमो मतलब पीपल, डेमोक्रेसी, लोग, और अगोग मतलब लीडर। तो अ लीडर ऑफ पीपल। अब देखने में तो ये वर्ड अच्छा है, लेकिन ये वर्ड होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है? डेमागोग ऐसे आदमी को बोला जाता है जो लोगों को भड़काता है। उसकी लीडरशिप इसी वजह से चलती है क्योंकि वो भावनाएं भड़काता है। जो लोगों को अच्छा लगे उसके बारे में बोलेगा, जो बुरा लगे उसकी बुराई करेगा, अपना काम निकलवाएगा। तो डेमागोग वर्ड का मीनिंग चाहे वैसे कुछ भी निकल रहा हो, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है नेगेटिव तौर पे। आप ऐसा समझे, अ मिस लीडर ऑफ पीपल। ठीक है, कोई बड़ा नेता जो कि बदमाशी करता हो, बार बार आपको पता लगे, बड़े नेता को बोलते हैं डेमागोग। ये ट्रम्प को डेमागोग बोला है इसने। मिस्टगोग कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो आपके अंदर की मिस्टिक यानी कि रिलीजियस फीलिंग को भड़काए, यानी कि एक रिलीजियस लीडर, अ रिलीजियस लीडर। आसाराम बापू, संत राम रहीम, ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स आप सुनते हैं, ये सब मिस्टगॉग्स हैं, लोगों की रिलीजियस फीलिंग को, मिस्टिक पने को भड़काते हैं। लास्ट में एक वर्ड बनेगा सिनेगॉग। इस वर्ड का अगोग से कोई कनेक्शन नहीं है। सिनेगॉग इज ए वन वर्ड फॉर द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज। यहूदियों के मंदिर को, मस्जिद को या चर्च को बोला जाता है सिनेगॉग। ठीक है, इस वर्ड का अगोग से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और था। सिनेगॉग जो है इसके जैसा दिखता है लेकिन अलग से मीनिंग रखता है। तो ये वन वर्ड सभी को याद होना चाहिए, क्विज में, एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़े आगे, चलो वो क्या अच्छी है आज की, है ना। आगे कह रहा है जी, दिस बोर्ड्स इल, एक सेकेंड ना, पेन मैंने रख दिया कहीं, हाँ। दिस बोर्ड्स इल फॉर द क्वालिटी एंड टेनर ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स अहेड। कह रहा है ये जो पूरी बात है, ये बोर्ड इल करती है, गलत इंडिकेशन देती है। बोर्ड इल करना, गिव बैड इंडिकेशन। और किस बारे में भाई? ये बैड इंडिकेशन देती है क्वालिटी और टेनर के बारे में, गुणवत्ता और मिजाज के बारे में। टेनर यानी मिजाज। और किसका? डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स का, लोकतांत्रिक बातचीत का। डिस्कोर्स यानी कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, जो आगे होगी अमेरिका में। और ये सारा काम होगा रेजिंग द लाइकलीहुड दैट लीडर्स ऑन बोथ साइड्स विल बी टॉकिंग पास्ट ईच अदर। इस चीज़ की संभावना को बढ़ाते हुए, रेज करते हुए, कि जो लीडर्स हैं दोनों तरफ के, वो टॉक करेंगे पास्ट ईच अदर। टॉक पास्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे के थ्रू बातचीत करना, दूसरे के परिवार पे चले जाना, बच्चों पे चले जाना, उसकी पर्सनल लाइफ पे चले जाना। बात देश की नहीं करेंगे, वो एक दूसरे की बात करने लगेंगे, टॉक पास्ट ईच अदर करेंगे। और ये कब करेंगे जी सारा काम? ये सारा काम करेंगे इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू बिल्ड ब्रिजेस, बजाय रीच आउट टू करने के, अप्रोच करने के, जो है ब्रिजेस को बिल्ड करने की। बिल्ड ब्रिजेस यानी झगड़े निपटाने का काम करना, है ना। आपका कुछ और सोचना है, मेरा कुछ और सोचना है, लेकिन दोनों के बीच में एक ब्रिज हो सकता है। हम दोनों जो हैं अग्री टू डिसएग्री हो सकते हैं। तो बजाय इस काम के, ये दोनों पार्टी के जो नेता हैं इस बार डिस्कोर्स में, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे। और ये बिल्ड ब्रिजेस क्यों करने थे? फॉर पार्टीशन कोऑपरेशन, दो तरफा कोऑपरेशन के लिए, दोनों धड़ों के बीच में, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बीच में कोऑपरेशन के लिए। और ये क्या है जी? ये कोऑपरेशन वही है, इन शॉर्ट सप्लाई एट द करंट जंक्चर, जो अभी बहुत शॉर्ट सप्लाई में है, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है
इस दोराहे पे, जंक्चर पे, करंट सिचुएशन में। अच्छा लिखा हुआ सेंटेंस है। दिस की वर्ब है बोर्ड सिल, बोर्ड हिल करना यानी गलत इंडिकेशन देना। लीडर्स की वर्ब है विल बी टॉकिंग, टॉक पास्ट टीजर आपको बता दिया मैंने। डिस्कोर्स यानी बातचीत, डिस्कशन। टनर यानी मिजाज। जंक्चर यानी दोराहा, तिराहा या मोड़। रीच आउट टू करना यानी अप्रोच करना। बिल्ड ब्रिज करना यानी एक दूसरे से झगड़े को सुलझाना, आपसी सहयोग से काम को आगे बढ़ाना। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। एक जो कॉन्सेप्ट आपसे मैंने पूछा था फटाफट आपसे शेयर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी है। तो ये सेंटेंस देखोगे तो इससे आपको आइडिया लगेगा। सम पीपल आर नॉट हैबिचुअल टू कोल्ड एनवायरनमेंट, कुछ लोग हैबिचुअल नहीं होते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए। एंड सम पीपल आर नॉट हैबिचुअल टू लिव इन कोल्ड एनवायरनमेंट, कुछ लोग हैबिचुअल या आदती नहीं होते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ये जो हैबिचुअल देख रहे हो एडजेक्टिव, इसके बाद में टू जो देख रहे हो, ये टू एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद में कोल्ड एनवायरनमेंट नाम का नाउन भी आया। लेकिन जब इस सेंटेंस में टू के बाद में आपने वर्ब लगाई तब आपने सोच लिया ये टू एक इन्फिनेटिव है, लेकिन ये था नहीं। ये इन्फिनेटिव दिख रहा है आपको, लेकिन टू तो अभी भी प्रेपोजिशन ही है। हैबिचुअल टू एक फ्रेज है जिसमें टू हमेशा प्रेपोजिशन होता है। तो ये जो लिव लिख रहे हो आप, ये गलत हो जाएगा। प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन लेती है, इसलिए इस लिव नाम की वर्ब को आपको नाउन में बदलना चाहिए और आपको लगाना चाहिए लिविंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट है ये। बहुत सारे वर्ड्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स अंग्रेजी में ऐसे हैं जिनके बाद में टू फिक्स्ड है, उनके बाद में नाउन हमेशा आ जाता है। लेकिन जब नाउन ना आ रहा हो और वर्ब आ रही हो तो आपको उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म की वर्ब नाउन के बराबर होती है, जिसको बोला जाता है जिरंट। इसलिए टू के बाद में आप कभी कभी जिरंट को देखते हैं। अब उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये सारे ट्रिकी नाउन्स, एडजेक्टिव वर्ब्स कौन कौन से हैं जिनके बाद में हमेशा टू आप देखते हैं। एजुकेशन इज क्रिटिकल टू अ चाइल्ड्स फ्यूचर, एजुकेशन क्रिटिकल है एक बच्चे के भविष्य के लिए। टू एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में चाइल्ड्स फ्यूचर नाम का नाउन रखा गया है। लेकिन जब क्रिटिकल टू के बाद में आप वर्ब लगाते हैं तो वर्ब को देख करके आपको होता है कन्फ्यूजन कि टू कहीं इन्फिनेटिव तो नहीं है। नहीं, वो इन्फिनेटिव नहीं है। एजुकेशन इज क्रिटिकल टू सिक्योर नहीं, सिक्योरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म अ चाइल्ड्स फ्यूचर। समझ गए? इतना इतना समझ गए तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। क्रिटिकल टू, हैबिचुअल टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लीड टू, की टू, ये सारे जो ऐसे फ्रेजेस हैं, ये दोनों सेंटेंसेस भी आपको करेक्ट कर लेने हैं। करेक्ट करके कमेंट्स में डाल देना जिन बच्चों को करेक्ट हो रहे हो, समझ में आ रहे हो। और इनकी लिस्ट आपको दिखा देते हैं अलग से यहाँ पे। ये वो सारे ऐसे फ्रेजेस की लिस्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सुंदर सुंदर साफ साफ। एडिक्टेड टू, रिसोर्ट टू, क्रिटिकल टू, क्लोज टू, है ना। इनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट यही था, इसीलिए यहाँ पे क्लोज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, रिफ्यूजिंग लिखा गया। आएंगे वो अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस बताओ, संभावित परिणाम बताओ, रिजल्ट बताओ कोर्ट के डिसीजन का ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर के डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के लिए, लोकतांत्रिक बहस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। लोकतांत्रिक बहस कब क्या होगा इस डिसीजन के बाद? ये इनकरेज करेगा डिसीजन की अच्छे से बहस हो, इससे इंक्रीज पोलराइजेशन होगा और लैक ऑफ मीनिंगफुल डिस्कोर्स होगा, इससे और अच्छी स्मूथ हो जाएगी इलेक्शन की प्रोसेस अमेरिका में, या फिर इससे और ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिटिकल डिबेट होगी, ऐसी पॉलिटिकल डिबेट जो सबको अपने इंक्लूजन में लेती है, जो सबके लिए होती है, जो बहुत ही लोकतांत्रिक होती है ना, इंक्लूसिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हिंदी में बता दिया। अब ये 10 पैसे का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। अब तो सही कर दोगे इसका आंसर। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया, वहाँ से मैच कर लो। ट्राई देनी होती तो खुद से दिया करो, पहले मेरे बताने से पहले क्विज को खुद से डाउनलोड करो पीडीएफ को और खुद से ट्राई दिया करो। सेकंड देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है जी कौन सा रोल जो है इंसरेक्शन का क्लोज प्ले करता है 14वें अमेंडमेंट में, और कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे, संवैधानिक सिद्धांतों पे अमेरिका के। इंसरेक्शन क्लोज क्या है, क्या मैं ये पूछा है आपसे, है ना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये एम्फसाइज करता है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस को, ये डिस्करेज करता है पॉलिटिकल डिबेट को इलेक्शन के दौरान, ये सेफगार्ड करता है, मजबूत बनाता है रिबेलियन के खिलाफ अमेरिका को, और बनाए रखता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, या फिर ये अनलिमिटेड प्रेसिडेंशियल टर्म्स, कितनी भी बार आप प्रेसिडेंट बने, अनलिमिटेड जो है इस चीज़ के आइडिया को प्रमोट करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में बता दिया। अगेन अब ये सही होना चाहिए, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लो। मैच द कॉलम तो आप कर ही लोगे। बच्चों का एजुकेटर क्या होता है भाई? स्टबन का सिनोनिम क्या है? इनइलेक्टेबल का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम
है ना। एग ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है? लास्ट में आपको कुछ कोलोकेशन फ्रेजेस दिए गए हैं। ओवरटर्न किस चीज़ को किया जाता है? वर्डिट को, लॉजिक को, कैंडिडेट को। डिबार के साथ में क्या लगाई जाती है? प्रेपोजिशन। और रीच के साथ में कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज होगा जिससे कोई फ्रेजल वर्ब बन सके? रीच एट, रीच आउट टू, है ना। 12वें 13वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी इस फ्रेज की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ढूंढ के बताओ, ठीक है। चलो कमेंट्स में आंसर रखें, फर्स्ट कमेंट से चेक करो आउट ऑफ 13 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना। लेंगे आपसे कल की क्लास में मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।